हे दोस्तों, क्या आप अपने एक महीने के काम को बस एक दिन में पूरा कर सकते हो? मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताना है आपको लगता है ये हो सकता है कि नहीं। बट उससे पहले रुक जाओ, आप मेरी एक बात सुन लो। मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक ऑथर बताते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क आपको पता ही होगा कितनी सारी कंपनीज चलाते हैं, कितने सारे काम करते हैं ना। ऑथर बताते हैं कि इलॉन मस्क इतने सारे काम क्यों कर पाते हैं। उसके पीछे का एक रीज़न है दैट ही गिव्स हिमसेल्फ रेडिकुलस डेडलाइंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई काम है जो एक हफ्ते में होगा पूरा, इलॉन मस्क क्या करते हैं कि उस एक हफ्ते के काम को वो सोचते हैं कि कैसे आधे घंटे में किया जा सकता है। और क्योंकि वो इतना रिडिकुलस अमाउंट ऑफ डेडलाइन अपने आप को देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, शायद से वो काम जो नॉर्मली एक हफ्ता लगता है करने में, वो उसे आधे घंटे में नहीं, एक घंटे में नहीं, तो एटलीस्ट एक दिन में पूरा कर ही लेते हैं। और यही माइंडसेट कहीं ना कहीं आपको भी अडॉप्ट करना है, जो इतना इजीली होगा नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी, आज का वीडियो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x 100x जरूर कर देगा अगर आप इस वीडियो की पूरी बातों को अच्छे से समझते हो और उसे अप्लाई करते हो तो। ठीक है, बट उससे पहले हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना सीकेन को। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग बातें, बुक्स की और मेंटर्स की बातें आप लोगों के साथ लाते रहूंगा जो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। संजय नाम का एक आदमी था जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, उसके सपने बड़े बड़े थे, उसे काम जिंदगी में बड़े बड़े करने थे, बट बात ये थी कि वो एक भी काम कर नहीं पाता था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन। गोल्स तो कई बार वो सेट कर लेता था, बट वो उन गोल्स को पूरा नहीं कर पाता था। और अपने इसी दुख, दर्द, पीड़ा को वो एक बार अपने दोस्त को बता रहा था। तभी संजय को एक डॉक्टर के बारे में पता चला, जिन्हें बोलते हैं लोग डॉक्टर बुक। ना, ये जो डॉक्टर बुक थे ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अमेजिंग बुक्स और मेंटर्स की बातें सीखी थी, जिसकी वजह से वो लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा नहीं बल्कि बुक के रिकमेंडेशन देते थे, बुक की बातें बताते थे, जिसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स ने अपनी लाइफ को सुधारा था, अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करा था ना। संजय का जो दोस्त होता है ना, वो डॉक्टर बुक के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें संजय को बताता है, जिसकी वजह से संजय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है मुझे भी इस डॉक्टर से मिलना है। वो अपने दोस्त से उसका नंबर लेता है, बट नंबर लेके जब वो अपॉइंटमेंट लेने जाता है तो उसे एक महीने बाद का टाइम मिलता है। संजय को ये चीज़ थोड़ी चिढ़ दिलाने वाली लगती है, बट उसका दोस्त उसे समझाता है कि देख, ये जो डॉक्टर है ना, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। ये वैसे तो आपको टाइम नहीं देगा, लेकिन अगर देगा तो इतने अच्छे से देगा कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता ही देगा। तो ये चीज़ समझने के बाद, उस डॉक्टर की हाई डिमांड को समझने के बाद, संजय वापस से काम डाउन होता है, सब्र करता है और बोलता है चलेगा, एक महीना लेगा तो लेगा, बट मैं जाके इससे सीखूंगा ज़रूर ना। ऐसे ही एक महीने बीत जाते हैं और फाइनली उसके अपॉइंटमेंट का टाइम आता है। संजय डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को भी अपनी दुख, दर्द, पीड़ा बताना स्टार्ट करता है। वो बताना स्टार्ट करता है कि कैसे उसकी लाइफ में एम्बिशन तो बहुत है, उसे बहुत कुछ करना है, बट वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी लाइफ पे काम नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा है। संजय बताता है कि कैसे उसका एक सपना है एक बुक लिखना, बट कई महीनों से वो बुक पे काम कर ही नहीं पा रहा है। इसके ऊपर डॉक्टर मुस्कुराते हैं और उसे एक स्टडी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें पता है संजय, मैंने अभी रिसेंटली एक बुक में स्टडी पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे मैक्सिमम लोग बहुत चाह कर भी आजकल 11 मिनट तक ही काम पे फोकस कर पाते हैं और उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कई बार लोगों को वापस उस फोकस पे आने के लिए 25 मिनट या उससे भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। इसका मतलब है कई बार लोग जो बोलते हैं कि मैं 8 घंटा काम करता हूँ, एक्चुअल में वो लोग 2 घंटे भी सही से काम नहीं करते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है ना। संजय इसके ऊपर बोलता है कि जी हाँ डॉक्टर, आप सही बोल रहे हो, मैं फोकस बहुत करने की कोशिश करता हूँ बट डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और फिर वापस से फोकस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसके लिए करूँ क्या? डॉक्टर हल्की से स्माइल बोलते हैं और संजय को बोलना स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक साइंस बैक्ड प्रोटोकॉल बताऊंगा, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे तुम डीप वर्क करना सीख जाओगे, जिससे तुम्हारी लाइफ में ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 400% तक इंक्रीज हो जाएगी। सोचो तुम कितने लेवल का फोकस कर पाओगे अगर मैं तुमको ये बातें बता दूंगा तो। शायद तुम एक महीने का काम एक दिन में भी पूरा कर पाओ। वो बोलता है जी डॉक्टर जी, प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर बोलते हैं मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी है इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है मैनेज योर डे टू डे बाय जोसलिन के ग्ली। इस बुक में तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया है जॉसलिन ने ना। जॉसलिन जो है ना, वो बेसिकली एक ऑथर है जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट खुद भी है, बट उन्होंने इस बुक को लिखने के लिए और भी कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू लिया है, जैसे कि कार्ल न्यूपोर्ट अगर तुम्हें पता होगा तो डीप वर्क, डिजिटल मिनिमलिज्म, सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू, ऐसी अमेजिंग बुक के ऑथर है, उनका इंटरव्यू लिया। टिम फेरिस का इंटरव्यू लिया जो कि एक बहुत बड़े पॉडकास्टर और ऑथर है। जेम्स क्लियर जो कि एटॉमिक बुक के ऑथर है, और स्कॉट यंग, ऐसे सुपर अचीवर्स और इंटरेस्टिंग लोगों की हेल्प से उन्होंने ये बुक लिखी है। तो संजय बोलता है सर मैंने कार्ल न्यूपोर्ट, टिम फेरिस, जेम्स क्लियर का नाम तो सुना हूँ, एटॉमिक हैबिट का नाम सुना हूँ, बट ये स्कॉट यंग कौन है? तब डॉक्टर बताते हैं अरे तुम्हें नहीं पता, स्कॉट यंग अगेन एक ऑथर है जिन्होंने अल्ट्रा लर्निंग, गेट बेटर एट एनीथिंग, ऐसे टाइप की अमेजिंग बुक्स लिखी है। मैं तुम्हें बताता हूँ वो कितने इंटरेस्टिंग इंसान है। साल 2013 में स्कॉट यंग को ना स्पेनिश सीखनी थी,
तो उन्होंने क्या किया, कोई स्कूल जाके लेक्चर्स लेने के बजाय वो अपने दोस्त के साथ सीधा स्पेन चले गए, जहाँ बस एक शर्त थी। 3 महीने तक उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इंग्लिश में बात ही नहीं करेंगे और सिर्फ स्पेनिश में बात करेंगे। शुरुआत में उन्हें बहुत दिक्कत आई, पर 3 महीने खत्म होते होते वो दोनों बिना किसी किताब, बिना किसी कोर्स, बिना किसी टीचर के अच्छी खासी स्पेनिश बोलना सीख गए। और बात यहाँ पे रुकी नहीं, इसी तरह उन्होंने 1 साल के अंदर ही पोर्चुगीज, मैंडरीन, चाइनीज, कोरियन लैंग्वेज भी सीखी। स्कॉट यंग वही लड़का है जिसने 4 साल के MIT कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को YouTube के वीडियोस और MIT के फ्री कोर्सेज देखकर 1 साल में कंप्लीट कर दिया। इतना ही नहीं, इस बंदे ने बेसिक पेंटिंग 30 दिनों में यहाँ से अपनी पेंटिंग स्किल्स को यहाँ से यहाँ लेके आ गई। इन शॉर्ट बोल सकते हो स्कॉट यंग काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है जो लर्निंग से रिलेटेड बहुत एक्सपर्ट है, या फिर आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी में एक्सपर्ट है। ना संजय को ये सारी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वो बोलते हैं कि यार इतनी सारे ग्रेट ऑथर्स की बातें हैं तो अमेजिंग ही होगी, तो आप मुझे प्लीज़ उनकी वो बातें बताना चालू करिए बुक की। अब डॉक्टर क्योंकि मजाकिया होते हैं इसलिए बोलते हैं रुको जरा सब्र करो, बताता हूँ। आज जो बुक की बातें मैं बताने वाला हूँ प्रोडक्टिव होने के लिए, वो मैंने 3 फेजेस में डिवाइड करी है। पहला फेज है प्रिपरेशन, दूसरा है एंगेज और तीसरा है सस्टेन। मतलब काम करने से पहले आपको क्या करना है, काम करते टाइम आपको क्या करना है, और उस काम को अच्छे से करने के लिए सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म के लिए तब आपको क्या करना है। ये 3 फेजेस है जिसमें बेसिकली 7 स्टेप्स है, 7 की है। आपकी जो एनर्जी है अगर वो एक ताले में बंद है तो वो ताले को खोलने की चाबी ये 7 स्टेप्स है, जो एक एक करके मैं तुम्हें बताऊंगा। संजय बोलता है प्लीज सर बताइए। पहले आता है प्रिपरेशन फेज। डॉक्टर बताते हैं कि मिड 20s का टाइम था और टिम फेरिस जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और प्रोडक्टिविटी हैक के लिए जाने जाते हैं, वो कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। अपनी लाइफ के बीच में कई सारे काम वो कर रहे थे, बट उसी टाइम पे उन्हें अपनी पहली किताब द 4 Hour वर्क वीक उसे भी लिखने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। ना इस किताब का मकसद था कि उनकी लाइफ की जो अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज है जो उन्होंने यूज़ करे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो इस बुक में शेयर करें, जहाँ से लोग सक्सेसफुल बिजनेस बना सके जैसे खुद उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब बात ये थी ना कि ये प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी टाइम होने के बाद भी उनकी बुक अटकी पड़ी हुई थी। टिम एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए थे। अब वो खुद एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट थे, लेकिन इस बार बात अलग थी, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में उन्हें पूरा महीना लगना था, वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उसे 1 दिन में ख़त्म करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उस बुक को दे दिया और डिस्ट्रैक्शन को दूर करना स्टार्ट किया। ना देखो वैसे तो वो चीज़ें कर लेते थे, बट बात ये थी ना कि उन्हें सिर्फ कंटेंट नहीं लिखना था, बल्कि उन्हें ऐसा कंटेंट लिखना था जो पब्लिश होने के बाद इम्पैक्टफुल हो और लोगों की लाइफ को चेंज कर सके। और क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट थे इसलिए उन्हें कुछ पावरफुल चीज़ लिखनी थी, बट अगेन वो इस चीज़ को कर नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने ये पहली स्ट्रैटेजी यूज़ करना स्टार्ट करी जो तुम्हारे लिए है की 1, सेट योर साइट्स। इतना बड़ा टास्क अचीव करने के लिए टिम को पता था कि उन्हें एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ बुक खत्म करना है ये उनके दिमाग में जब तक रहेगा तब तक बुक नहीं हो पाएगी। अब ऑलरेडी वो 6 चैप्टर्स लिख चुके थे और अभी भी 10 चैप्टर्स और बाकी थे ना। ये 6 चैप्टर्स को करने के लिए उन्हें महीनों लगे थे, बट ये 10 चैप्टर जो बाकी बचे थे उन्होंने सोचा कि 10 चैप्टर को मैं 1 दिन में ख़त्म करूँगा। एटलीस्ट परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा, लेकिन एक बेसिक ड्राफ्ट इसका रेडी कर दूंगा। बेसिकली उनका गोल एकदम उन्होंने क्लियर बना दिया कि पूरे दिन में उन्हें कैसे भी करके 10 चैप्टर का ड्राफ्ट बनाना है। ये बहुत चैलेंजिंग था बट इम्पॉसिबल नहीं था, एटलीस्ट उनके दिमाग में। लॉक और लेथम की गोल सेटिंग थियरी के मुताबिक चैलेंजिंग लेकिन अचीवेबल गोल्स परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि इससे आपका फोकस, एफर्ट और परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर आपके पास एक क्लियर गोल नहीं होगा जो कि चैलेंजिंग है, बट इतना भी चैलेंजिंग ना हो कि वो हो ही ना पाए, ऐसे गोल्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे, वो भी जल्दी। टिम ने ऐसे ही कुछ किया। उन्होंने अपने आप को एक वे गेम नहीं दिया कि बस कुछ चैप्टर लिख लेता हूँ, आधा चैप्टर लिख लेता हूँ। उन्होंने एग्जैक्टली मैप आउट किया उन्हें बुक कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना है, हर चैप्टर में अराउंड कितने वर्ड्स उन्हें लिखने होंगे, की पॉइंटर्स वो कौन से होंगे। इतना स्पेसिफिक होकर उन्होंने अपना गोल डिसाइड किया, अपना साइट उन्होंने कंफर्म किया। इसके बाद आए वो सेकंड लेसन पे जो तुम्हारे लिए की नंबर 2 है, वो है पावर परीटो। अगला स्टेप टिम के प्लान में था प्रायोरिटाइजेशन। उन्हें समझ आ गया था कि हर टास्क की इंपॉर्टेंस अलग होती है। कुछ चैप्टर्स उनकी किताब के ओवरऑल मैसेज और इम्पैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे, इसलिए टीम ने सबसे पहले इन हाई प्रायोरिटी सेक्शंस पर फोकस करना चालू किया, ताकि अगर वक्त कम भी पड़ जाए तब भी उनका किताब का जो सबसे बेस्ट हिस्सा है वो पूरा हो जाए। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वो एक चीज़ को समझते हैं जिसे बोलते हैं परीटो प्रिंसिपल। आपने सुना ही होगा, कई बार 80% रिजल्ट हमें 20% एफर्ट से आते हैं। 80% इनकम कई बार 20% कस्टमर्स ही आपको देते हैं। 80% प्रॉब्लम्स 20% कस्टमर्स से ही आती है। 80% टाइम आप 20% अपने कपड़े पहनते हो। यही है बेसिकली परीटो प्रिंसिपल, जहाँ 80% चीज़ें यूजुअली 20% चीज़ों की वजह से होती है। तो इसीलिए उन्होंने उन 20% चैप्टर्स पे फोकस करना चालू किया जो उनकी बुक को 80% पावरफुल बनाएंगे। बट इसमें उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी किया। उन्होंने 20% की जगह सिर्फ 10% टास्क पे फोकस किया, जहाँ से 90% रिजल्ट आने वाले थे।
इसके लिए टिम ने फियर सेटिंग का एक यूनिक मेथड भी यूज़ किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने खुद से पूछा कौन से चैप्टर्स जिनमें थोड़ी सी भी कमी रह गई तो वो मेरी किताब की क्वालिटी और सक्सेस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ाएगी। मतलब मेरी पूरी जो किताब बनने वाली है उसका 10% कोर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी जो उसकी सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करेगा। और फिर जब उन्होंने अपने आप को टाइम दिया और इसके बारे में सोचा तो उन्हें क्लियर होना स्टार्ट हुआ कि उनके लिए क्या पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह उन्होंने अपने क्रिटिकल टास्क को आइडेंटिफाई किया और अपना पूरा टाइम और एनर्जी उन चैप्टर्स पे लगाया। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि टिम फेरिस ने किया, कहीं ना कहीं ये आप भी करते हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी की है। जब हमारे एग्जाम्स होते थे तो हम लोग कई बार पूरा चैप्टर्स पूरा सिलेबस तो पढ़ते नहीं थे क्योंकि एंड टाइम में पढ़ाई करते थे। तो वो टाइम पे मुझे याद है 2020 और ऐसे टाइप के बुक्स लेता था जिसमें वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते थे जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आते थे। बेसिकली लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते थे ना उसके सोल्यूशन, उसी चीज़ की पढ़ाई हम लोग करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो 10% क्वेश्चन 80% टाइम आप बोल सकते हो एग्जाम्स में आते थे। आई एम श्योर आपने भी ऐसा थोड़ा बहुत किया होगा। इसी को टिम फेरिस ने भी किया। इसके बाद उन्होंने थर्ड लेसन अप्लाई किया जिसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग, जो तुम्हारे लिए है की नंबर 3। आखिर में टिम ने अपनी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए बैच प्रोसेसिंग का यूज़ किया। बेसिकली इन्होंने सिमिलर टास्क को ग्रुप करके एक फोकस सेशन में कंप्लीट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उन्हें रिसर्च करना है, उन्होंने सोचा एक साथ वो रिसर्च करेंगे 10 चैप्टर्स की। अगर उन्हें लिखना है तो वो एक साथ लिखने का काम करेंगे 10 चैप्टर्स के बारे में एक एक करके, ना कि एक चैप्टर की रिसर्च फिर लिखना फिर रिसर्च फिर लिखना। बेसिकली उन्होंने अपने कामों को बैच बना दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यानी जब आपका दिमाग एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट होता है तब आपका फोकस इधर उधर हो जाता है, जिसे वापस से लाने में कई बार टाइम लगता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोडक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च बताती है कि किसी इंटरप्शन के बाद फोकस करने में आपको एवरेज कई बार 23 मिनट्स तक लग सकते हैं। इसीलिए ये बैच प्रोसेसिंग की जो टेक्निक है वो बहुत काम आती है फोकस कर पाने के लिए। इससे रिलेटेड एक और स्टडी है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर स्टडीज में जो पब्लिश हुई थी, जो बताती है कि कैसे जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हो ना, आपका दिमाग रिबूट जैसा हो जाता है। कंप्यूटर कैसे बंद होकर जब रिबूट करते हैं तो कैसे टाइम लेता है वापिस से स्टार्ट होने में, वैसे ही हमारा दिमाग भी बंद होकर चालू होता है काइंड ऑफ। तो वो टाइम लेता है वापिस से अपने बेस्ट पीक परफॉर्मेंस में आने के लिए। और बैच प्रोसेसिंग इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो टिम ने भी करना चालू किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वीडियो शूट करने हैं तो बेस्ट मेरे लिए ये है कि मैं एक साथ कई सारे वीडियो शूट कर दूं, ना कि हर दिन एक एक वीडियो शूट करूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 7 वीडियो शूट करने हैं तो प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए बहुत अच्छा है कि मैं एक ही दिन बैठूं और 7 के 7 वीडियो शूट कर दूं अगर मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है तो, कंपेयर टू हर दिन एक एक वीडियो शूट करने के। ऐसे ही कुछ टिम फेरिस ने भी किया और यही था पहला फेज प्रिपरेशन, जिसमें आप ये 3 चीज़ों को कर लोगे। उसके बाद आता है फेज 2 जिसमें बोलते हैं एंगेज। एक शाम को क्रिस गलीबू ने एक बड़ा चैलेंज लिया। क्रिस ने डिसाइड किया कि वो 24 घंटे के अंदर एक नया डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट, लॉन्च और सेल करेंगे। उनका आइडिया था द अनकन्वेंशनल गाइड टू वर्किंग फॉर योरसेल्फ, जो लोगों को 9 to 5 जॉब से निकालकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा ना। उनके टाइट शेड्यूल की वजह से उनका इस काम पर काम करना मुश्किल हो रहा था। क्रिस के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो प्रोजेक्ट को खींचते रहते महीनों तक जैसा वो पहले कर रहे थे, या फिर वो अपने पूरे काम को एक दिन में ख़त्म करेंगे ना। अगर ये सेकंड वाली चीज़ वो कर पाते तो सिर्फ ये इनका एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता, बल्कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजीज की पावर को खुद भी दिखा पाते लोगों को। क्रिस ने इसलिए चैलेंज को खुशी खुशी लिया। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लिखना, डिज़ाइन करना और लॉन्च करना जिसे नॉर्मली शायद वीक्स और महीनों लग जाते, कुछ लोग शायद सालों ले ले, उसे उन्होंने सिर्फ एक दिन में फिनिश करा। क्वालिटी भी मेंटेन करनी थी, लेकिन उन्हें पता था, उनके पास इतना साल का नॉलेज और एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है कि वो एक दिन में ये चीज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि वो एकदम इम्पॉसिबल टास्क था। इसलिए फिर उन्होंने इस टास्क पे काम करना शुरू किया। नाउ क्रिस ने भी प्रिपरेशन फेज को कहीं ना कहीं फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने 3 और चीज़ें की, जिसमें से पहला था, या फिर जो तुम्हारे लिए 4th की है, फोकस्ड आइसोलेशन। क्रिस को पता था कि इतना बड़ा टास्क कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक फोकस्ड आइसोलेशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ना ये एक सिंपल सा काम नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा काम था, क्योंकि यहाँ पे इन्हें अपने टाइम को ऐसे ऑर्गेनाइज करना था जिससे वो डीप फोकस और प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सके। फोकस्ड आइसोलेशन का मतलब सिर्फ अकेले काम करना नहीं होता है, बल्कि टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो, ये दोनों टेक्निक को मिलाकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जहां आप डीप कंसंट्रेशन में घुस सको ना। इसी चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ किया। हर टास्क, जैसे कि द अनकन्वेंशनल गाइड टू वर्किंग फॉर योरसेल्फ को लिखना, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, वेबसाइट सेटअप करना, वो सारे कामों को उन्होंने एक टाइम ब्लॉक देना चालू किया कि इस टाइम पे मैं ये वाला काम करूंगा, इस टाइम पे ये वाला काम करूंगा। 4 से 6 के बीच में प्रोडक्ट के बारे में लिखूंगा, 7 से 8 के बीच में वेबसाइट सेटअप करूंगा, एंड सो ऑन।
टाइम ब्लॉकिंग, जो कि इलॉन मस्क भी यूज करते हैं। इस टेक्निक का फायदा ये था ना कि क्रिस एक वक्त पर सिर्फ एक टास्क पर फोकस कर पाए और बाकी दूसरे काम सारी चीजें मिलके उन्हें ओवरवेल्म फील ना कराए। प्लस इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत पावरफुल टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया जिसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। टाइम ब्लॉक करने के बाद उन्होंने पोमोडोरो स्टार्ट किया, जो बेसिकली क्या होता है, 25 मिनट का टाइमर होता है जिससे आप स्टार्ट करते हो और उस 25 मिनट में आप कुछ नहीं करते हो सिवाय उस एक काम को करने के बजाय, और इसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली बहुत पावरफुल होती है, जो डॉक्टर बुक ने बताया कि वो खुद भी यूज करते हैं, जिसने क्रिस को काफी सारा काम करने में हेल्प करा। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लेसन फॉलो किया जिसे बोलते हैं क्लियर द क्लटर। क्रिस ने अपना फोकस और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को एकदम किल कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब वो लैपटॉप पे काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया जो लैपटॉप पे कई बार आ सकते थे। अपने फोन को उन्होंने साइलेंट पे करके बैग में डाल दिया और हर वो चीज जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी या करती थी उसे उन्होंने अपने सामने से हटा दिया, बिकॉज वो पूरी तरीके से काम में इमर्स होना चाहते थे। बिकॉज उन्हें एक चीज पता थी, डिस्ट्रैक्शन डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की स्टडी ये दिखाती है ना कि जो छोटी छोटी इंटरप्शन होती है ना, वो हमें लगती है कई बार बहुत छोटी छोटी है और इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यूनिवर्सिटी की स्टडी ने बताया कि एरर रेट जो होते हैं ना, वो हमारे डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं कई बार। और ये चीज से बचने के लिए भी पोमोडोरो टेक्निक का एक वेरिएशन यूज किया जिसमें उन्होंने डिस्ट्रैक्शन नोड्स भी शामिल किए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनना संजय। जब भी उन्हें डिस्ट्रैक्शन आता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मन कर रहा हो ना इंस्टाग्राम यूज करने का, तो साइड में एक नोट बना के रखते थे जिसपे जाके वो उस चीज को लिख देते थे, जिसे वो डिस्ट्रैक्शन नोट बोलते थे, और लिखने के बाद वो फौरन अपने काम पे फोकस करने लग जाते थे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पब्लिश हुई रिसर्च ये बताती है कि डिस्ट्रैक्शन को एक्नॉलेज करना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने काम पे वापस फोकस करने के, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है और अगर हम उसे एक्नॉलेज ना करें तो वो चीज़ हमें परेशान करती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार चलो मोबाइल देख लेते हैं, चलो गेम खेल लेते हैं, या फिर कोई भूख लग गई। जब तक फिर वो काम हम करते नहीं है तब तक एक बेचैनी सा रहती है, तब तक हमारा फोकस काम पर रह नहीं पाता है। अब अगर आप काम करने जाओगे तो आप तो पूरे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन अगर आप उसे ऐसे इग्नोर मारोगे तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए इसका सोल्यूशन क्रिस ने निकाला डिस्ट्रैक्शन नोट, कि आप अपने जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके आ रहा है उसे आप एटलीस्ट लिख दो, और फिर आप आपको ऐसा भी बोल सकते हो कि काम करने के बाद मैं ये चीज़ करूंगा, जिससे आप दोनों प्रॉब्लम से बच जाओ ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद, फोकस्ड आइसोलेशन, डिस्ट्रैक्शन, क्लटर खत्म करने के बाद, उन्होंने एक और लास्ट की को यूज़ किया जिसकी हेल्प से उन्होंने एक दिन के अंदर सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट क्रिएट, डिज़ाइन और लॉन्च कर दिया एक दिन में, जो काम को शायद वो हफ्ते या महीनों ले लेते। अब आता है फेज 3 सस्टेन। संजय, आपको पता है अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रात थी। टाइम था 1963 मार्च का, जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनको एक स्पीच देनी थी जो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचने वाली थी। शायद उन्हें ये चीज़ पता भी नहीं थी, बट उनके लिए वो स्पीच इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सिविल राइट्स का मूवमेंट चल रहा था और देश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। स्पीच तो ऑब्वियसली पावरफुल होनी चाहिए थी, क्लियर होनी चाहिए थी, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच ऐसी होनी चाहिए थी जो लोगों को इंस्पायर कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि डॉक्टर किंग जो थे ना, उनकी स्पीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा आप बोल सकते हो, वो अभी तक लिखा ही नहीं गया था। अपने मूवमेंट को लीड करते करते उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपनी स्पीच पे अच्छे से फोकस कर पाए ना। कुछ घंटे ही बचे हुए थे, उनकी स्पीच पूरी तरीके से रेडी नहीं थी, स्टेक्स बहुत हाई थे, बट फिर भी उन्होंने स्पीच को खत्म किया। कैसे? एक की लेसन का यूज करके, जिसे बोलते हैं एक्टिवेट फ्लो। डॉक्टर किंग वैसे तो प्रेशर में थे थोड़ा बहुत, वो थके हुए थे, पूरा दिन रैली करके उन्हें नींद भी बहुत आ रही थी, बट फिर भी उन्हें पता था कि उन्हें एक ऐसे मेंटल स्टेट में जाना पड़ेगा जहां वो पूरी तरीके से अपने काम में घुस जाए, और यही उन्होंने एक्टिवेट करा फ्लो स्टेट में जाके। फ्लो को शायद आप इन द जोन भी बोल सकते हो, मतलब जब आप काम में इतना घुस गए होते हो, इतने एब्जॉर्ब्ड हो गए होते हो कि आपको आसपास की और कोई भी चीज़ दिखती है ना सुनाई देती है, ना कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर पाती है। फ्लो का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट मिहाइल चिक्सन-मिहाई ने इंट्रोड्यूस किया था। जो उन्होंने बताया था तब अचीव होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसमें हम इतना घुस सके कि उसके बाद सारी चीज़ें रिलेवेंट हो जाए, जहाँ पे आपको टाइम की समझ ही ना रहे। 1 घंटा भी ऐसे बीत जाए जैसे 10 मिनट ही हुए हो, जहाँ काम करने में आपको इतना मज़ा है कि बाकी सारी चीज़ें दुनिया की रिलेवेंट हो जाए ना। फ्लो कैसे अचीव होता है, उससे रिलेटेड कई सारी बातें मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका है, बट ये ज़रूरी है तुम्हें ध्यान देना कि तुम फ्लो स्टेट अचीव करो। फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। पहला, डिफाइन योर गोल्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें आप अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में भी डिवाइड कर सकते हो क्लियरली, ताकि आपको मालूम पड़े करना क्या है। फिर दूसरा, आपको एक ऐसा मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा जिससे आप अपने उस गोल को ट्रैक कर पाओ कि वो कितना हो रहा है कि नहीं। जैसे अगर बुक लिखना है तो आप ट्रैक कर पाओ पिछले 1 घंटे में आपने कितने वर्ड्स लिखे। थर्ड, आपका फुल अटेंशन आपको एक टास्क पे देना है, मल्टीटास्क नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जैसा पहले के पॉइंट में भी बताया गया। फोर्थ, डेवलप द स्किल्स नीडेड टू प्रोग्रेस, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। मतलब अगर लिखना है तो ट्राई करो आप अच्छे तरीके से लिखने के,
बस आपको लिखने के लिए नहीं लिखना है, ऐसे लिखो जिसमें आपके स्किल्स का यूज़ हो, जहाँ आप वर्ड्स पे फोकस करो कि कैसे आपको बोलना है, क्या वर्ड्स पहले लिखने हैं बाद में लिखना है। बेसिकली लिखने की स्किल पे फोकस करो। और फिफ्थ, कीप रेजिंग द स्टेक्स। काम में आपको मज़ा तभी आएगा जब वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। वो इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि आपको बोर होने लगे और इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए कि आप उसे क्विट कर दो। तो वो बैलेंस करने के लिए आप ऐसे गोल सेट करो जो थोड़े चैलेंजिंग हो। ना फ्लो स्टेट के बारे में अगर डिटेल में सीखना है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, सीकेन का एक वीडियो है जिसके अंदर फ्लो स्टेट के बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। वो चाहिए तो तुम बाद में जाके देख लेना। बट अभी आते हैं हम की नंबर 7 पे, सस्टेन करने के लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसे बोलते हैं कीप द पेस। डॉक्टर किंग की स्टोरी में आगे बढ़े तो जैसे जैसे रात बीत रही थी, फ्लॉलेस स्पीच डिलीवर करने का प्रेशर थोड़ा उनका बढ़ रहा था, थकान भी बढ़ रही थी। बट डॉक्टर किंग को ये समझ आ गया था कि स्ट्रेस और एनर्जी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज स्ट्रेस और एनर्जी बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। दोनों को इफेक्टिवली मैनेज करना आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे कर सकता है, स्पेशली आप जब डिमांडिंग टास्क कर रहे हो। यर्क्स डॉटसन लॉ कहता है कि देखो, मॉडरेट लेवल का जो स्ट्रेस होता है वो परफॉर्मेंस को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन अगर ये स्ट्रेस बहुत कम होगा तो आपको आलस आएगा और बहुत ज़्यादा होगा तो आपको ओवरवेल्म फील होगा। इसलिए ज़रूरी है कि एनर्जी भी अच्छे से मैनेज रहे। रिसर्च जो कि क्वार्टरली जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई थी, वो इस सेम बात को सपोर्ट करती है। ना अपनी एनर्जी को सस्टेन करने के लिए डॉक्टर किंग ने, जब उन्हें लगा कि उनका फोकस कम हो रहा है, तब उन्होंने शॉर्ट ब्रेक्स भी लिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो लगे रहे, उन्होंने अपना हाइड्रेशन मेंटेन किया, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करी, अपने नर्व्स को काम रखा और ब्रीफ वॉक्स भी ली ताकि उनका ब्लड फ्लो अच्छा रहे और उनका माइंड क्लियर रहे। इन स्ट्रैटेजीज की वजह से वो अपने स्ट्रेस और एनर्जी लेवल को मेंटेन कर रहे थे। और अब बताता हूँ तुमको बोनस, ये सारी चीज़ें हो पाई और उन्होंने वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, आई हैव अ ड्रीम करके, जो आज भी वर्ल्ड की सबसे फेमस स्पीचेस में से एक बोली जाती है, वो दे पाए वो बिकॉज उन्होंने बातें दिल से करी। उन्होंने स्क्रिप्ट दिल से लिखा था। दिल से मतलब दिल में पेन घुसा के उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, बल्कि वो उस चीज़ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे। वो दिल से चाहते थे दुनिया में एक चेंज लाना। वो दिल से काम कर रहे थे। ही वॉज लविंग द वर्क ही वॉज डूइंग। और उनका जो प्यार, उनका जो पैशन था, उसी चीज़ ने उन्हें अच्छे से काम करने में हेल्प करी। और ये सारी प्रोडक्टिविटी हैक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पैशन, जो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो पैशन तब आता है जब आप ऐसा काम करते हो जिसमें सच में आपको इंटरेस्ट है, जो सच में आपके वो सारी नीड्स को पूरा कर सकता है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पैसे की, प्यार की, हेल्थ की, हैप्पीनेस की। जब आप ऐसे काम करते हो कई बार, तो उसमें आपका फ्लो स्टेट अचीव करना, प्रोडक्टिव होना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए लास्ट बोनस लेसन यही है कि बुक लिखना चाहते हो अगर तुम, तो वो बुक से प्यार करना सीखो और सच में ऐसी बुक लिखो जिसे पढ़ने के बाद लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। ना जब डॉक्टर ये सारी बातें बोल रहे थे तो संजय ने एक भी चीज़ नहीं बोली। वो पूरी बातें सुनता गया। संजय ने उस चीज़ के नोट्स भी बनाए और ये सारी बातें सुन के उसने डॉक्टर को थैंक यू बोला और चला गया। अगले महीने वापस उससे अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास आया और उसने डॉक्टर को थैंक्स बोला। उसने डॉक्टर को बताया कि जैसे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताए थे, वो सारी चीज़ें तो अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाया, बट 60% चीज़ें उसने अप्लाई करी, गोल क्रिएट किया। विद इन अ वीक उसने अपनी बुक का ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट करके सबमिशन पे दे दिया। इसके लिए उसने डॉक्टर को थैंक्स बोला। और देखो दोस्तों, डॉक्टर ने जैसा आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो भी काम चूज़ कर रहे हो वो पैशनेटली करो। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, बुक्स की बातें कर रहा हूँ, वो पैशनेटली कर पा रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आप भी ऐसा कंटेंट बनाओगे और उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाओगे, काम करोगे उस फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। प्लस अगर आप उसमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते रहोगे तो सोने पे सुहागा है ना। अगर आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हो, आप किसी भी फील्ड के हो, ट्रस्ट मी आपको इंटरेस्ट रखना ही चाहिए। बिकॉज जो भी फील्ड के आप हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जॉब कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो, अगर आप उस प्राइमरी लाइफ के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ क्रिएट करते हो जहाँ पे आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, तो आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा, नाम, इज्जत, हर एक चीज़ अटेंड कर सकते हो, जो मैंने भी करी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रमेश जी है, जो एक ट्रक ड्राइवर है, जो ट्रक ड्राइविंग करके सिर्फ 25,000 कमा रहे हैं, लेकिन उससे कंटेंट क्रिएट करके उन्होंने 10 लाख के ऊपर भी कमाया है महीने का। ऐसी हर फील्ड का इंसान कंटेंट क्रिएट करके बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो और मुझसे सीखना चाहते हो तो एक गुड न्यूज़ है, मैं आप लोगों के लिए एक 2 डे का बूट कैम्प करने वाला हूँ, इवेंट करने वाला हूँ, जहाँ 2 दिन में मैं अपनी 8 साल की नॉलेज निचोड़ के आपको दे दूंगा। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड वो सारी बातें बता दूंगा जो आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने में हेल्प करेगी। इस बूट कैम्प की रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।